प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की NCERT की इतिहास की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व के अंतर्गत नात्सीवाद और हिटलर के उदय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने नात्सी विचारधारा को समझने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में हम हिटलर के प्रारंभिक जीवन एवं उसके जर्मनी के तानाशाह बनने तक के सफ़र पर एक नज़र डालेंगे। साथ ही उन सभी घटना चक्र पर भी बात करेंगे जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि आपको ज्ञात है कि वाइमर गणराज्य की अस्थिरता एवं आर्थिक मंदी ने जर्मनी में तानाशाही की संभावनाओं को जन्म देना आरंभ कर दिया था और इन्हीं सभी संकटों ने हिटलर को सत्ता प्राप्त करने में मदद प्रदान की। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में हिटलर फौज में भर्ती हो गया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय ने हिटलर को हिलाकर रख दिया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साई की संधि ने हिटलर को बहुत अधिक आघात पहुंचाया। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटी सी पार्टी की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस पार्टी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। यही पार्टी बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जानी गई। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर और बर्लिन पर चढ़ाई करने की योजना बनाई और सत्ता पर अधिकार प्राप्त करना चाहा, लेकिन वह अपनी इन योजनाओं में असफल रहा और उस पर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। हालांकि कुछ समय पश्चात उसे रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद सन 1930 में आर्थिक महामंदी के दौर में हिटलर ने नात्सीवाद को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया। आप लोगों को ज्ञात है कि 1929 के बाद जर्मनी के बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो चुके थे और मजदूर बेरोजगार हो गए थे। जर्मनी का मध्य वर्ग लाचारी और भूखमरी से भयभीत था। ऐसी स्थिति में नात्सी पार्टी और उसके सदस्यों ने जनमत को प्रभावित करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाना आरंभ किया। इस प्रोपेगेंडा में नात्सी पार्टी ने लोगों को एक बेहतर भविष्य की आशा जगाई। इस पार्टी ने अपने पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। अपनी इस विशेषता से वह लोगों को अपने भाषणों के द्वारा अत्यधिक प्रभावित करता था। हिटलर अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करने, वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ हुई नाइंसाफी का प्रतिशोध लेने और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार देगा और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करेगा। साथ ही अपने भाषण में वह कहता था कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। इन सब का परिणाम यह निकला कि 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद, जिसे कि राइक्सटैग कहा जाता था, के लिए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 37% हो गया। नाजी पार्टी के लाल झंडे, जिस पर कि स्वास्तिक छपा होता था, और नात्सी सैल्यूट और हिटलर के जोरदार भाषणों आदि ने धुआंधार प्रचार करके हिटलर को एक मसीहा के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे जनता तबाही से उभारने वाले एक अवतार के रूप में स्वीकार करने लगी थी और एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व चकनाचूर हो चुके थे। साथ ही जो समाज एक भीषण आर्थिक एवं सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहा था। इन सब परिस्थितियों ने हिटलर को एक शक्तिशाली नेता के रूप में प्रस्तुत किया। 30 जनवरी 1933 को
जर्मनी के तत्कालीन राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने के लिए न्योता दिया। चांसलर का पद मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। सत्ता हासिल करने के बाद ही हिटलर ने सत्ता का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। उसने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संवैधानिक संगठनों को भंग करना आरंभ कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को उसने अग्नि अध्यादेश जारी किया, जिसके जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया, जबकि वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा और कम्युनिस्टों का बर्बर दमन कर दिया गया। इसी बीच 3 मार्च 1933 को उसने प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम, जिसे कि इनेबलिंग एक्ट कहा जाता है, पारित किया। इस कानून के जरिए उसने जर्मनी में बाकायदा तानाशाही शासन स्थापित कर दिया। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे जर्मन समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। नए बनाए गए इन दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिए गए और इन्हीं वजह से नात्सी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। ये नए दस्ते किसी को भी यातनागृहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इन दमनकारी कार्यों के साथ ही हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रियाल माल शास्त्र को सौंपी। शास्त्र ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। इसके अंतर्गत मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। शायद आप सभी ने इस मशहूर कार का नाम सुना होगा। इन सब के पीछे हिटलर का उद्देश्य यह एहसास दिलाना था कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। इसके साथ ही हिटलर ने अपनी विदेश नीति के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार करने का कार्य भी किया। विदेश नीति के मोर्चे पे प्रारंभ में हिटलर को सफलताएं मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। लीग ऑफ नेशन का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। 1936 में उसने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया और 1938 में एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया और इसके बाद उसने स्वीडेनलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन भाषी राज्य होने के कारण कब्जा कर लिया। राज्य विस्तार के इन कार्यों पर हिटलर को इंग्लैंड का मौन समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड भी यह मानता था कि वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई थी। जर्मनी की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हिटलर का मानना था कि सीमा का विस्तार किया जाए और नए उपनिवेश स्थापित किए जाएं, ताकि जर्मनी को नए संसाधन प्राप्त हो सके। हिटलर का मानना था कि आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प ही श्रेष्ठ है। अर्थशास्त्री शाक्स ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन हिटलर ने उसकी सलाह को न मानते हुए उसे पद से हटा दिया। वह तो राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन प्राप्त करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और पोलैंड पर हमला करते ही फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध आरंभ हो गया। पोलैंड पर हमला करना ही द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने का कारण बना। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और अधिक मजबूत हो गया।
यूरोप के अधिकतर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं और 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। इसके साथ ही अब हिटलर ने अपना पूरा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के अपने दीर्घकालिक सपने की ओर लगा दिया, क्योंकि हिटलर जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था और इसी कारण उसने जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया। सोवियत संघ पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक मूर्खता थी। इस समय तक सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। सोवियत लाल सेना ने जर्मन सेना को परास्त कर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का पीछा किया और वे बर्लिन के बीचों बीच तक जा पहुंचे। इस घटना चक्र ने अगली आधी सदी के लिए पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं के कारण अमेरिका दोबारा युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन अंततः अमेरिका को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा, क्योंकि जापान, जो कि त्रिपक्षीय संधि के द्वारा हिटलर का मित्र बन चुका था, पूरब में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिका के सैनिक ठिकाने, जिसका नाम पर्ल हार्बर था, पर हमले की योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के साथ खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाज़ी जुल्मों की कहानी को हम अगली कक्षा में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे।